गुड मॉर्निंग बेटा। ओके नेक्स्ट बेटा हम शुरू कर रहे हैं न्यू यूनिट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो फर्स्ट देखो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कौन सी प्रोसेस है? जो पीछे हम चैप्टर्स कर चुके हैं उसमें हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज कर रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट, ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको भी हम आगे यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो देखो व्हाट इज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी? इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स। अंडरलाइन करो, लाइव ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, जो पीछे हमने पढ़े, एग्जाम्पल मैंने ले लिया बैक्टीरिया। और एंजाइम्स, एंजाइम्स भी हमने पढ़े थे, ये भी अंडरलाइन करो, लाइक लाइपेजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेजेस, दीज आर द एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। तो इनसे हम क्या बना रहे थे? अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे थे एंड ऑल्सो प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, या कुछ इस तरह की चीजें डेवलप कर रहे थे जिससे हमें फायदा हो रहा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, व्हाट बेटा? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मेकिंग कर्ड, अंडरलाइन। अब देखो कर्ड बनाने के लिए हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सेकंड ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा था उसका नाम है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। ईस्ट, और याद करो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ईस्ट को हम और क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट। जो ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यूज होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, वाइन बनाने के लिए विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, तो वाइन बनाने के लिए भी क्या यूज होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज सैक्रोमाइसिस। बट बिकॉज यहां पे सैक्रोमाइसिस वाइन प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, अल्कोहल बनाने के लिए यूज हो रही है, तो अब उसको हम बेकर्स ईस्ट नहीं बोलेंगे, यहां पे जो ईस्ट यूज होगी दैट इज नोन एज ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है, ब्रूअर्स ईस्ट। अब देखो विच आर ऑल माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस, और ये सारी प्रोसेसेस जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वाइन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, सब में क्या यूज हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुए, आर अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनको भी हम बायोटेक्नोलॉजी में ही इंक्लूड करेंगे, बट विच टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देखो मॉडर्न इट रेफर्स टू दोज प्रोसेसेस, मॉडर्न में क्या आएंगी? दोज प्रोसेसेस विच यूज, एंड सर्कल करो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहां पे मैंने लिख दिया GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी आपने लिख लेनी है। अब GMO क्या है? एक ऑर्गेनिज्म बेटा जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, मीन्स उसका अपना जेनेटिक मटेरियल तो है ही है, जैसे कि मान लो DNA, बट उसके साथ हमने कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल भी उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, तो इस ऑर्गेनिज्म को हमने बोल दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टू अचीव द सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस मतलब जैसे फर्स्ट में हम कर रहे थे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अलग अलग थिंग्स हम बना रहे थे, अलग अलग प्रोसेसेस डेवलप कर रहे थे फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे भी वही हो रहा है एज इन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, बट ऑन एंड सर्कल लार्जर स्केल। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करेंगे ऑन अ लार्जर स्केल, जैसे मान लो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल मैंने ले लिया प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनानी हमने, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कोई ना कोई तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे, बट उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है? उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया है, ठीक है, ऑन लार्जर स्केल। मेनी अदर प्रोसेसेस और टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, और भी प्रोसेसेस आएंगी
फॉर एग्जाम्पल ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी है, जैसे कि IVF. व्हाट इज IVF? इट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. कहाँ पे बेटा? इन द लैब. ठीक है, आउटसाइड द बॉडी मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. टू प्रोड्यूस टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडरलाइन करो, टेस्ट ट्यूब बेबी. सिंथेसाइजिंग अ जीन, या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक नई जीन बना भी सकते हैं, सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, एंड यूजिंग इट, और फिर उस जीन को सिंथेसाइज करके उसको यूज करना. ठीक है. डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन, अंडरलाइन करो, एक DNA वैक्सीन प्रोड्यूस करना. DNA वैक्सीन भी बना सकते हैं. पीछे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. जहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा था बेटा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हेपेटाइटिस B के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी फ्रॉम ईस्ट. ठीक है, ईस्ट से हम बनाते हैं. और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना. अब एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया था पीछे, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसमें हमने पढ़ा कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ B एंड T लिम्फोसाइट्स. ना तो B लिम्फोसाइट्स बनेंगे ना तो T लिम्फोसाइट्स बनेंगे. किसकी वजह से? एक एंजाइम की वजह से. एंजाइम का नाम था एडिनोसिन डीएमाइनेज. ठीक है. तो ऑब्वियस है कि उस एंजाइम के लिए कोई ना कोई जीन प्रेजेंट होगी. अगर वो जीन डिफेक्टिव है तो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा जो B और T लिम्फोसाइट बनाता है. तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को विच कोड फॉर एडिनोसिन डीएमाइनेज, उस जीन को हम ठीक कर सकते हैं बाय द बायोटेक्नोलॉजी. और बेटा उसको हम बोलते हैं टेक्निक को, उस जीन को ठीक करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन थेरेपी. बाई जीन थेरेपी, ऐड कर लो इसको साथ में, जीन थेरेपी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आइए, डेफिनेशन बाई EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एक गवर्नमेंटल कम्युनिटी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दिस डेफिनेशन हैज, तो उन्होंने देखो बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी. दिस डेफिनेशन हैज कंबाइंड बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी. उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को भी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को भी. ठीक है. द डेफिनेशन इज, और उनके अकॉर्डिंग टू EFB डेफिनेशन क्या थी देखो, द इंटीग्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल साइंस मतलब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, लिख लो साथ में, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिजम्स जिनसे हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है. सेल्स या फिर पार्ट्स देयर ऑफ, जैसे कि पार्ट्स देयर ऑफ मतलब उनके पार्ट्स, जैसे कि एंजाइम्स. ठीक है. एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, जो उनकी तरह सेम फंक्शन करते हैं, और कोई चीजें जो बिल्कुल वैसा ही फंक्शन कर रही हैं जैसा हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया. ठीक है. फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेना उनसे. अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. टू कोर टेक्निक्स दैट अनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. दो मेन टेक्निक्स जिनकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई. अब वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग. पीछे हमने काफी बार ये वर्ड पढ़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग. फर्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल.
जेनेटिक मटेरियल वो कौन हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, बट हमने पढ़ा कि कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, आरएनए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एचआईवी वायरस, तो जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए, और वहां पे उस जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या बोला था, रेट्रोवायरस। इफ जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देन इट इज नोन एज रेट्रोवायरस। तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आएगा, टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए और डीएनए, मीन्स जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना, डीएनए को चेंज करना, आरएनए को चेंज करना, टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अंडरलाइन करो, होस्ट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जब हमने डीएनए को चेंज कर दिया, आरएनए को चेंज कर दिया, तो उस जेनेटिक मटेरियल को फिर कहां पे इंसर्ट करना, इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो होस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे मान लो बैक्टीरिया भी एक होस्ट हो सकता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, डीएनए को चेंज किया और उसको इंसर्ट कर दिया एक बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब वो डीएनए होस्ट के अंदर जाके क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस कैसे करता है, फ्रॉम डीएनए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। Thus change the phenotype and circle, phenotype। जब प्रोटीन फॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियस है उस ऑर्गेनिज्म का अपना फिनोटाइप भी चेंज होगा। जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फिर आरएनए से आगे बनेगा प्रोटीन, और ये जो नए प्रोटीन अब बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, उस होस्ट के फिनोटाइप को भी चेंज कर देंगे। थस चेंज द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकंड, बायो प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या आएगा, मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल। स्टराइल का मतलब फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। मीन्स जब भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसिंग करवाई जा रही है तो वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसपास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर देगा, हो सकता है उसमें वो कोई डिजीज कॉज कर दे, ठीक है। एम्बियंस, एम्बियंस मतलब सराउंडिंग, सराउंडिंग एनवायरमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। अब स्टराइल एनवायरमेंट मतलब फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली, अंडरलाइन, डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल। अब देखो, अगर आसपास माइक्रोबियल कंडीशंस नहीं होंगी तो हम इजीली सिर्फ उसी माइक्रोब को ग्रो करवा सकते हैं जिससे हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अगर बाकी ऑर्गेनिज्म भी साथ में ग्रो करना शुरू कर गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तब नेचुरली हमें फिर वो वाला प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगी, कंटामिनेशन, ठीक है। डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक, एग्जाम्पल मैंने यहां पे पहले भी लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंड सर्कल करो बेटा तीनों एग्जाम्पल। एंटीबायोटिक्स अगर हमने लार्ज स्केल पे बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वैक्सीन्स, जैसे अभी हम डीएनए वैक्सीन्स का एग्जांपल ले रहे थे, वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, जब लार्ज स्केल पे बनानी है तो भी हम किसको यूज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। देन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, जैसे पीछे हमने एग्जांपल लिया था स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, तो वहां पे बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं एंजाइम बनाने के लिए। तो लार्ज स्केल पे जब इस एंजाइम की प्रोडक्शन हमने करवानी है तो उसको क्या बोल देंगे, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मेन कॉन्सेप्ट देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, अंडरलाइन, देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल्स हम ले सकते हैं
स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में से। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें गुड क्वालिटी वाली कोई ब्रीड चाहिए तो हम क्या करते हैं, मान लो हम एक काउ सेलेक्ट कर रहे हैं अच्छी ब्रीड वाली, ठीक है, उसके बाद एक बुल सिलेक्ट करेंगे अच्छी ब्रीड वाला और दोनों की हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, फिर उससे अगली जनरेशन बनेगी, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो देयर आर चांसेस कि अगली जनरेशन में दोनों ब्रीड्स के, अच्छी ब्रीड्स के गुड कैरेक्टर्स ही आए, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बैड कैरेक्टर्स हैं वो नहीं आ सकते, नहीं, बैड कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स विच आर यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स के लिए भी हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड यूज कर रहे थे, प्लांट्स के लिए भी। प्लांट्स के लिए हमने एग्जांपल लिया था कि हमने प्लांट बनाना है जिसकी प्रोटीन क्वालिटी बहुत अच्छी हो और वो रेजिस्टेंट टू डिजीजेस भी हो, ठीक है। मेरे पास एक प्लांट है जिसमें प्रोटीन क्वालिटी तो अच्छी है बट डिजीज के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, दूसरा ऐसा है जो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है बट प्रोटीन क्वालिटी है नहीं। तो मैंने क्या किया, दोनों को हाइब्रिडाइज करवा दिया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ सीड्स, और उससे आगे जो प्लांट ग्रो करवाए, अब उनमें से मैंने चूज करा कि वो वाला कैरेक्टर जो मुझे चाहिए था, कौन से कैरेक्टर, रिच इन प्रोटीन एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज, वो कौन से प्लांट में। तो मैंने क्या किया, सिर्फ वही वाला प्लांट उठाया, बाकी वाले प्लांट्स को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अंडरलाइन अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स। जब हम ये नया प्लांट डिवेलप कर रहे हैं रिच इन प्रोटीन एंड हैविंग द क्वालिटी रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि वो वाली जीन्स उठा के डाल रहे हैं, नहीं, हमने पूरे का पूरा प्लांट फर्टिलाइज करवा दिया, हाइब्रिडाइज करवा दिया। अब मान लो उस प्लांट से हमारे पास बन गए 10 सीड सिर्फ, ठीक है, उन 10 सीड में से सिर्फ 2 सीड आगे ग्रो करे सेम क्वालिटी के साथ, मतलब रिच इन प्रोटीन एंड रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, बाकी के जो 8 प्लांट्स हैं उनमें और भी कैरेक्टर आ गए कोई जो हमें नहीं चाहिए थे, ठीक है। तो दीज आर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, जरूरी नहीं है वही कैरेक्टर आते हैं, और कैरेक्टर्स भी आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, और वो वेरिएशंस यूजफुल भी हो सकती हैं। अगर यूजफुल होंगी तो अगली जनरेशन में उसको हम रखेंगे, अगर यूजफुल नहीं होंगी तो उसको हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स along with the desirable genes। जो जीन्स हमें चाहिए थी, जो कैरेक्टर हमें चाहिए थे वो तो हमें मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो हमें उस प्लांट में नहीं चाहिए थे, ठीक है। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव ओवरकम दिस लिमिटेशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इस लिमिटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको, ये जो एक कैरेक्टर अनडिजायरेबल कैरेक्टर उस प्लांट के अंदर आ गया, ये नहीं आएगा। कैसे? जैसे देखो कोई प्लांट है, ठीक है, अब इस प्लांट को मैंने मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, कैसे? बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट के अंदर, जैसे मैंने 2 जीन का एग्जाम्पल लिया था, 2 कैरेक्टर का एग्जाम्पल लिया था कि मेरे को एक ऐसा प्लांट चाहिए जो रिच इन प्रोटीन हो और रेजिस्टेंट टू डिजीजेज हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये सिर्फ 2 जीन्स कौन कौन सी, प्रोटीन वाली जीन, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन मुझे चाहिए, उस प्रोटीन के लिए मैंने जीन ले ली प्लांट से, वो जीन इस प्लांट में इंसर्ट कर दी। दूसरा, रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, ठीक है, रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, ये वाली जीन भी मैंने ली और इस जीन को मैंने इंसर्ट कर दिया इन द प्लांट। मुझे हाइब्रिडाइजेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ क्या किया, इस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? इस प्लांट के अंदर मैंने 2 जीन इंसर्ट कर दी। कौन कौन सी? एक जो प्रोटीन के लिए कोडिंग करती थी, दूसरी रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, ठीक है। तो मेरे पास अब कौन सा प्लांट बन के आएगा, वही 2 कैरेक्टर के साथ प्लांट बन के आ जाएगा विदाउट एनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। The technique of genetic engineering have overcome this limitation and enable us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene। जैसे हमने यहाँ पे ऐड करी 2 type of genes, ठीक है। Next, without introducing undesirable gene into the target organism, ये अंडरलाइन करो, जो हमने नया प्लांट बनाया उसके अंदर 2 जीन्स हमने इंसर्ट करी, तो सिर्फ वही वाली जीन्स आई
जो हमें चाहिए थी, कोई अनडिजायरेबल जीन नहीं आई, ठीक है। इन दोनों के अलावा और कोई जीन इसके अंदर नहीं आई है, इस प्लांट के अंदर। अब देखो नेक्स्ट, द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर 1। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो बेटा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ध्यान से समझना है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हम हमेशा स्मॉल r लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देन डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो, मान लो ये कोई डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है किसी एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, क्लियर, दैट इज डीएनए। मैंने क्या किया, अब इस डीएनए में से इतना सा पार्ट यहां से रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट, और इस पार्ट की जगह क्या इंसर्ट कर दिया, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से लेके जेनेटिक मटेरियल यहां पे इंसर्ट कर दिया। जेनेटिक मटेरियल उसका भी कौन सा था, डीएनए ही था, मतलब ये डीएनए उसका अपना डीएनए था, और ये डीएनए कौन सा है, फॉरेन डीएनए, या इसको हमने क्या बोल दिया, फॉरेन जीन। किसी और से हमने जीन लेके इसके अंदर इंसर्ट कर दी, विच कोड फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। तो अब ये जो डीएनए बना, दिस डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सेकंड, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, मींस इस जीन की, जो एक जीन में यहां पे यूज कर रही हूं ना, इस जीन की हमने मल्टीपल कॉपीज बनानी है। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज। तो मल्टीपल कॉपीज हम कैसे बना सकते हैं, देखो, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर मैं एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दूं, ये है बैक्टीरिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, होस्ट। क्या है बेटा, ये होस्ट है, ठीक है। एक होस्ट के अंदर अगर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, चलो ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ये वाला डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो क्या होगा, होस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई करेगा। क्यों, जैसे देखो ये बैक्टीरिया है, हर 20 मिनट बाद ये बैक्टीरिया डिवाइड करना शुरू कर देता है। अब देखो बैक्टीरिया डिवाइड करा, कितने बन गए, 2 बन गए, तो हर 20-20 मिनट बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इट इज नोन एज जीन क्लोनिंग। और जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं इस होस्ट के अंदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना है आपने, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इंसर्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जीन ट्रांसफर, वो भी हमने कर दी, ठीक है। जीन क्लोनिंग करनी है, जीन ट्रांसफर भी करनी है। चलो इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन बोला। अब देखो, मान लो ये जीन जिस प्रोटीन के लिए कोडिंग करती है, वो हमने कैरेक्टर लेके आना है एक प्लांट के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, इस जीन को किसी प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दूंगी। हमने पहले इसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली, फिर हमने क्या किया, इसको किसी के अंदर इंसर्ट कर दिया, किसी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, प्लांट के अंदर। अब देखो नेक्स्ट, इफ अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ध्यान दो, अगर अकेला डीएनए का एक फ्रेगमेंट, छोटा सा फ्रेगमेंट हमने लिया, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। जैसे देखो ये सिंपल मैंने इतना सा डीएनए लिया, ठीक है। अगर मैंने सीधा ही इस डीएनए को एक होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है, तो क्या ये डीएनए यहां पे जाके मल्टीप्लीकेशन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन इन द होस्ट। क्यों बेटा, बिकॉज डीएनए को मल्टीप्लाई होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक रीजन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI रीजन की जरूरत पड़ती है। जब डीएनए को सीधा हम यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं तो इसको कोई ORI नहीं मिला, भले इसको डीएनए पॉलीमरेज मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है, भले डीएनए पॉलीमरेज पड़ा हो, बट अगर ORI नहीं है तो ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा। रेप्लिकेशन कब कर पाएगा, अगर इसको ORI मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, अगर इस डीएनए को हम इस होस्ट के डीएनए के साथ जोड़ दें, जैसे ये डीएनए को हमने यहां जोड़ दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे ना सिंगल, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, ठीक है।
If a fragment of DNA is introduced into an alien organism में डाला, foreign organism में डाला, it may not multiply in the cell, तो वो सीधा ही जाके मल्टीप्लीकेशन नहीं करेगा, उसको किसके साथ जुड़ना पड़ेगा, हमें किसके साथ उसको ऐड करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ उसको ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन चांसेस इंक्रीजेस, मल्टीप्लीकेशन चांसेस कब बढ़ेंगे, एंड सर्कल करो, इफ डीएनए फ्रेगमेंट इज इंटीग्रेटेड इनटू डीएनए ऑफ रेसिपिएंट, अगर इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस रेसिपिएंट के डीएनए के साथ, तभी मल्टीप्लीकेशन करेगा। साथ में लिख लो, बिकॉज इट नीड ORI रीजन, और ORI रीजन इसको कहां पे मिलेगा, डीएनए में ही ORI रीजन मिलेगा। ठीक है, देख लो यहां तक एक बार, पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो, शाबाश। डन। अच्छा, नेक्स्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, अंडरलाइन करो। अब देखो मल्टीप्लीकेशन यहां पे क्यों होना शुरू हुई, क्योंकि डीएनए का फ्रेगमेंट किसका पार्ट बन गया, क्रोमोसोम का पार्ट बन गया, या इस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल का एक पार्ट बन गया, विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, और इसके पास ही एबिलिटी है कि ये रेप्लिकेशन कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है पुत्र, ये अकेला रेप्लिकेट नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आगे, इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, तो हर क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और उस डीएनए सीक्वेंस को बोला जाता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अंडरलाइन, which is responsible for origin of replication. DNA fragment is linked with the origin of replication. DNA fragment को हमने जोड़ दिया किसके साथ, origin of replication के साथ, so that it can replicate, ताकि ये replicate कर पाए, ताकि ये multiply कर पाए in the host organism, host organism के साथ ये multiply कर सके। This is called as क्लोनिंग, और इसी को ही, ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे बेटा, हमने क्या किया, हमने फॉरेन डीएनए लिया, उसको इसके डीएनए के साथ जोड़ दिया, और जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा, हमारी ये जो जीन हमने इंसर्ट करी हुई है ये भी आगे नंबर ऑफ कॉपीज बनाती जाएंगी। ठीक है, तो इट इज नोन एज क्लोनिंग। ये जो हम जीन की बहुत सारी कॉपीज बना रही हैं, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, जीन क्लोनिंग, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी डीएनए फ्रेगमेंट। क्लियर। अब एक बार ये पैराग्राफ खुद पढ़ के देखो, इफ देयर इज एनी डाउट देन आस्क। डन बेटा, ओके नेक्स्ट देखो, हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं मार्क करवाती हूँ साथ में, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ, एनसर्कल कर लो ये, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम सबसे पहला केस पढ़ना शुरू कर रहे हैं जहां पे आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये किस तरह से बनाया गया था। सबसे पहले स्टेनले कोहेन, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नेम है स्टेनले कोहेन, सेकंड हेबर्ट बोयर, कोहेन एंड बोयर। इन 1972, ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एनसर्कल, आइसोलेटेड, इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम अ प्लाज्मिड, एनसर्कल करो प्लाज्मिड। +1 में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मिड किसके पास होता है, एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है, और ये जो प्लाज्मिड है ये कौन सा डीएनए है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है,
बैक्टीरिया के अपने न्यूक्लियोइड को छोड़ के जो और जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, तो इन्होंने प्लाज्मिड से एक जीन निकाली। जीन कौन सी थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, ऑफ प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम। ड्यू टू दिस जीन बैक्टीरियम इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अब देखो, ये मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया का ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो ये है प्लाज्मिड। इन्होंने मान लो इस प्लाज्मिड से एक जीन निकाली। ठीक है, जीन कौन सी थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, मान लो ये वाली जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म था, ये जो बैक्टीरिया था, ये खुद कैसा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था। किसकी वजह से? क्योंकि इसके प्लाज्मिड के अंदर एक जीन प्रेजेंट थी विच इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, कैसी थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अच्छा, तो ड्यू टू दिस जीन बैक्टीरिया वॉज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ठीक है, अब कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड वॉज डन with the help of restriction enzymes and circle restriction enzyme। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने ले ली एक फॉरेन जीन। ठीक है, ये मैंने बना दी दिस इज फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया हुआ डीएनए। ठीक है, ये एक डीएनए है। ठीक है, और ये मैंने बनाया एक वेक्टर। ये मैंने शो करा एक वेक्टर। ठीक है, ये एक वेक्टर है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विच इज अ प्लाज्मिड। और हमें पता है कि एक प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। वेक्टर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा कैरियर जो क्या करेगा? किसी चीज को ट्रांसफर करेगा। तो ये किसको ट्रांसफर करेगा? जीन को। ठीक है, तो वेक्टर हमने यूज कर लिया प्लाज्मिड। ठीक है, दिस इज प्लाज्मिड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म का प्लाज्मिड है। ठीक है, बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड लिया और ये किसी और बैक्टीरिया से, उसके प्लाज्मिड से हमने डीएनए ले लिया। ठीक है, इस डीएनए के पास क्या क्वालिटी थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ये डीएनए कैसा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, ये कैसा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है मैंने यहां पे लिख दिया बेटा, ये जीन कैसी है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने इस डीएनए में से जीन निकाल के इसके अंदर इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको कट करेंगे। इस डीएनए को भी कट करेंगे, इस डीएनए को भी कट करेंगे। कट करने के लिए हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सीजर नहीं। ठीक है, एक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? इस डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट लगाएगा। ठीक है, और इसको भी, जैसे मान लो ये डीएनए था, इस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया और इस डीएनए के इतने इतने पार्ट बन गए। ठीक है, इस डीएनए में से अब ये पर्टिकुलर जीन, ये जो सेंटर वाली जीन है ना, ये हमें चाहिए थी। ठीक है, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और उसी सेम एंजाइम ने यहाँ पे प्लाज्मिड में भी कट लगाया। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए में भी कट लगाया। मान लो कट लगा यहां से यहां। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास? अब ये जो डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, अब इसमें से ये देखो सिर्फ इतना सा पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट रह गया, बाकी पार्ट कहां चला गया? निकाल दिया। किसने? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट करा,
इतना सा पोर्शन खाली हो गया, इसने इसको कट करा, ये हमारे पास वो जीन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस जीन को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, जीन को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं मिलाएंगे, एक एंजाइम यहाँ पे यूज किया जाता है इसको जोड़ने के लिए, उस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो ये मैंने वो पर्टिकुलर जीन इंसर्ट कर दी, कौन सी बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। किस में इंसर्ट करी, एक प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करी, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। लाइगेज ने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो डीएनए हमारे पास बना, ये मतलब ये वाला डीएनए तो पहले से ही था, और ये फॉरेन डीएनए, दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? अब देखो, कटिंग ऑफ पीस ऑफ डीएनए, चाहे कोई भी, ये वाला डीएनए हो, ये वाला डीएनए हो, दोनों डीएनए को हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसर्कल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये वो पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉपुलरली दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। एनसर्कल करो नाम, इनको हम एंजाइम्स को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। कौन से एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिन्होंने इनको कट करा, मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। अच्छा आगे, द पीस ऑफ डीएनए कट फ्रॉम प्लाज्मिड was then linked with the encircle plasmid DNA of Salmonella typhimurium। हमने क्या किया, पीस ऑफ डीएनए, ये वाला जो पीस हमने कट किया डीएनए का, इस डीएनए को, कहां से आया था ये डीएनए, ये भी हमने किसी प्लाज्मिड से लिया था, ठीक है, फ्रॉम द प्लाज्मिड, वॉज देन लिंक्ड, लिंक कर दिया, इसको जोड़ दिया, किसके साथ, एनसर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट, विद द प्लाज्मिड ऑफ अनदर बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का नाम क्या था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। कौन सा बेटा, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। मीन्स ये वाला जो प्लाज्मिड हम यूज कर रहे हैं ये साल्मोनेला का प्लाज्मिड है, ठीक है। और ये किसी भी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो सकता है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, ठीक है, और ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। मीन्स हम यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर एक जीन इंसर्ट कर रहे हैं विच इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, विच एक्टेड एज वेक्टर। ये प्लाज्मिड किसकी तरह काम करता है, वेक्टर की तरह। बैक्टीरिया के अंदर जो भी प्लाज्मिड होता है बेटा वो वेक्टर ही होता है, ठीक है। अच्छा, लिंकिंग वॉज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और लिंकिंग किसकी हेल्प से करवाएंगे, वो भी एक एंजाइम की हेल्प से ही करवाई जाएगी। एंजाइम का नाम क्या होगा, लाइगेज, डीएनए लाइगेज, दो डीएनए को जोड़ने वाला, ठीक है, डीएनए लाइगेज, विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड ज्वाइन देयर एंड्स। जो क्या करेगा, जिस डीएनए को यहाँ पे कट किया गया था उस डीएनए मॉलिक्यूल को किसके साथ जोड़ेगा, प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, होस्ट का नाम है बेटा ई कोलाई, ये है होस्ट। होस्ट के अंदर इंसर्ट किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, दिस ई कोलाई बैक्टीरिया इज रिलेटेड विद द साल्मोनेला, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इट कुड रेप्लिकेट बाय यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए। तो जब हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहां पे इंसर्ट कर दिया, अब देखो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब यहां पे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया गया तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, इस होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, क्लोनिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और हमें पता है नया डीएनए बनने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए
दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, एक तो ORI, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज। ORI तो हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था और अब इसके पास इसको क्या मिल गया, डीएनए पॉलीमरेज मिल गया। एंड मेक मल्टीपल कॉपीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी। दिस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। तो ई कोलाई के अंदर ये जो मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे बनना शुरू होंगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग बोलते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द ई कोलाई, ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो हमने जेनेटिक मटेरियल को पहले तो इसके अंदर इंसर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज इसकी बनना शुरू होगी, ठीक है। पहले यहाँ तक देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं एक बार समराइज करती हूँ बाद में, ठीक है। देखो, फर्स्ट केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, हैबर्ट और बोयर ने दिया था, कोहन एंड बोयर ने दिया था इन 1972, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो किससे ली होगी, एक प्लाज्मिड से ली होगी। उस जीन को इंसर्ट किया जा रहा है किसी प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड यहाँ पे पर्टिकुलर बैक्टीरिया का हम ले रहे हैं, दैट इज ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। इस जीन को इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए पहले तो यहाँ पे हमें स्पेस बनाना पड़ेगा। वो स्पेस हम कैसे बना रहे हैं, इस डीएनए को कट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इसको कट किया जा रहा है, इसको भी और इसको भी। फिर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे इन ई कोलाई बैक्टीरिया फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन, जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट आइए, thus there are 3 basic steps to genetically modified an organism। एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए, जीन उसकी चेंज करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप यूज कर रहे हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। जो जीन हमें चाहिए, पहले तो हमें वो जीन ढूंढनी पड़ेगी। जैसे हमें यहाँ पे कौन सी जीन चाहिए थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो पहले तो हमें वो वाला कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए ना जिसके पास ये जीन पड़ी हो। पहले जीन को ढूंढा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। देन इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। फिर उस आइडेंटिफाइड डीएनए को, उस पर्टिकुलर डीएनए को हम होस्ट में इंसर्ट करेंगे, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंसर्ट कर देंगे, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। फिर उसको मेंटेन करना और आगे उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाना। जैसे जैसे वो मल्टीप्लिकेशन करेगा ऑर्गेनिज्म, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज आगे बनती जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं। तो देखो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट टूल है एक एंजाइम। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो डीएनए कट नहीं होगा। अगर डीएनए कट नहीं होगा तो हम उसको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट टूल इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्टुअर्ट लिन, अंडरलाइन करो नाम, इंपॉर्टेंट है, एंड वार्नर एल्बर इन 1963, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, 1963 में 2 एंजाइम आइसोलेट किए, आइसोलेटेड 2 एंजाइम, एनसर्कल करो, 2 एंजाइम which are restricted the growth of bacteriophage in the bacterium। ये क्या कर रहे थे, एक बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इट इज द वायरसेस दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये एक वायरस था, इस वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया। जब वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया होगा तो क्या किया होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर दिया होगा। ये इसका जेनेटिक मटेरियल, इसने ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर छोड़ दिया, ठीक है। प्रोटीन कोट बाहर ही रह गया। तो इन दोनों ने क्या देखा कि भाई कोई 2 एंजाइम्स हैं
जो इस वायरस की ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर रोक रहे हैं, ठीक है, रोकेंगे। वो कौन कौन से? अच्छा, वन ऑफ दीज एंजाइम, इनमें से एक एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। तो इनमें से दो एंजाइम आए, यहां पे मैंने नंबर 1 डाल दिया, नंबर 2, ठीक है, एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 2। एक एंजाइम क्या कर रहा था, देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कल करो, एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। किसका डीएनए लिख लो साथ में, दियर ओन डीएनए, दियर ओन डीएनए। मतलब बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम थे, ठीक है, उनमें से एक एंजाइम क्या कर रहा था, जो इसका अपना डीएनए था उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, मिथाइल एडिशन, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, ठीक है। एंड सेकेंड वन, और दूसरा एंजाइम क्या कर रहा था, जो वायरस का डीएनए यहां पे एंटर हुआ था, इस वायरस के डीएनए को कट कर रहा था, ठीक है। ये वाला एंजाइम इस वायरस के डीएनए को कट कर दे रहा था, छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, कट कर रहा था। द सेकेंड एंजाइम, फिर जो दूसरे वाला एंजाइम था जो इसको कट कर रहा था, जेनेटिक मटेरियल, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को जो कट कर रहा था, इस एंजाइम को बोला गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो दूसरा एंजाइम था जो वायरस के डीएनए को कट कर रहा था, उसका नाम रख दिया गया रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज मींस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो क्या कर रहा था, न्यूक्लियेज मतलब डिऑक्सी राइबो, बेटा डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियस, जो उसको डाइजेस्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा था, इसको कट कर रहा था, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। ऐसे एंजाइम्स जो जेनेटिक मटेरियल को कट कर रहे थे, ठीक है। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2, ये कौन से थे, हिंड 2। कौन से थे बेटा, हिंड 2। एंड सर्कल करो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। वॉज आइसोलेटेड इन 1968, और कब आइसोलेट हुए, 1968 में आइसोलेट हुए। हिंड 2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि ये एंजाइम किसी भी डीएनए को किसी भी जगह पे कट लगा सकते हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रीड किया जाएगा, उसके बाद कट लगेगा, ठीक है। एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस को रीड किया जाएगा, फिर वो कट लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी डीएनए को कहीं पे भी कट लगा देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने याद रखना है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हिंड 2। हिंड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, डीएनए को कट तो करेंगे, बट किसी भी जगह पे भी कट नहीं लगा देंगे, एट पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट लगाएंगे। बाई रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एनसर्कल, किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे ऑफ 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर मींस अगर ये डीएनए है तो डीएनए के ऊपर इस तरह से 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होगा, यहां पे भी और यहां पे भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे। उन बेस पेयर के सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करेंगे। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर बेस पेयर को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। अगर वो उसको लगता है कि हाँ भाई इसको मैं कट कर पाऊंगा, तभी वो उसको कट करेगा, अदरवाइज कट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, बाकी बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।